नमस्कार प्रिय साथियों। SR ग्रुप पे पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित टॉपिक चल रहे हैं और आज से आपका जो सिलेबस में दे रखा है, चौथा पॉइंट दे रखा है शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये शुरू करने वाले हैं मित्रों। ये अभी तक करवाया नहीं है टॉपिक, और इसमें हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो आपको करवाई जाएंगी। हिंदी भाषा के शिक्षण विधियाँ हैं भाषाई कौशल, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना एवं भाषाई कौशलों का विकास। हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम हैं। हिंदी शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री और उनका उपयोग। हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये मित्रों 20 अंक के क्वेश्चन इनमें से आएंगे और आज से आपकी शैक्षणिक रीति विज्ञान शुरू होगी। पहला टॉपिक इसमें आज ले रहे हैं हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो जानते हैं अच्छे से टॉपिक को। पूरा वीडियो देखें मित्रों अंत तक, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ सके। इम्पोर्टेंट है, एक कंपटीशन एग्जाम में 20 अंक बहुत ही महत्व रखते हैं। देखिए आगे क्या दे रखा है इसमें। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले शिक्षण विधियाँ कहते किसको हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाने, ज्ञान प्रदान करने हेतु जो भी तरीके काम में लेता है वे सभी शिक्षण की विधियां कहलाती हैं। तो अध्यापक मित्रों विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है, उनको पढ़ाता है, और उन पढ़ाने तथा ज्ञान प्रदान करने हेतु जो भी तरीके काम में लेगा वे सभी शिक्षण विधियां कहलाती हैं। जितने भी तरीके हैं उनको ही क्या कहेंगे, शिक्षण विधियां कहेंगे। देखिए कौन कौन सी शिक्षण विधियों को शामिल किया गया है इसमें। सबसे पहले आपकी दे रखी है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि का प्रयोग सामान्यतः भाषण एवं वाचन हेतु किया जाता है। तो ये याद रखें, अनुकरण विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, भाषण और वाचन हेतु। अब आपसे पूछ लिया जाए भाषण और वाचन में क्या अंतर है, भाषण किसको कहते हैं और वाचन किसको कहते हैं। भाषण का मतलब होता है दोस्तों व्याख्यान करना। व्याख्या करना, किसी भी विषय वस्तु की व्याख्या करना, वो ही भाषण है आपका। या फिर अपनी जो भी बातें हैं वो दूसरों के सामने प्रकट करना, ये भी क्या है, भाषण है। और वाचन किसे कहेंगे, किसी भाषा में जो भी विषय सामग्री है, कोई भी भाषा हो जाए, और उसको पढ़ना या फिर समझना। पढ़ना और ये समझना वाचन के द्वारा ही संभव है। किसी भाषा में जो भी लिखित सामग्री है उसको पढ़ना और समझना, ये क्या कहलाता है, आपका वाचन कहलाता है। और भाषण सामान्यतः व्याख्या करना। इसी के साथ साथ लेखन विकास हेतु भी यह विधि प्रयोग में ली जाती है। भाषण और वाचन के अलावा लेखन विकास में आपकी काम में ली जाती है अनुकरण विधि। कक्षा में जो भी शिक्षक पर आता है, यानी शिक्षक पद पर जो भी आता है, विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुकरण करके अपने भाषण के कौशल का विकास करते हैं। विद्यार्थी ने, जैसे शिक्षक ने ए लिखा या ए बोला, तो उस अक्षर या वर्ण का अनुकरण करते हैं विद्यार्थी और भाषण के कौशल का विकास करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी के व्याख्यान में स्पष्टता आती है। जैसे टीचर ने जोर से बोला ए, तो विद्यार्थी भी क्या बोलेगा, ए बोलेगा, इसको आ नहीं कहेगा, और वह सीखेगा शिक्षक के द्वारा। तो इस कारण से विद्यार्थी के व्याख्यान में क्या आएगी, स्पष्टता आती है, स्पष्ट उच्चारण करेगा वो। इस विधि द्वारा एक बालक पढ़ना, लिखना, अच्छे से उच्चारण करना और नवीन रचनाएं ये करना सीखता है। तो ये आपकी अनुकरण विधि है। बालक इसके द्वारा पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, अच्छे से उच्चारण करना सीखता है और नवीन रचनाएं करना भी इसी के माध्यम से सीखता है। अनुकरण विधि के कुछ प्रकार हैं, उनको देखते हैं हम। देखिए अच्छे नोट्स के माध्यम से बताया जा रहा है आपको। पहला दे रखा आपका लिखित अनुकरण, और इसके भी दो प्रकार हैं, एक रूपरेखा लेखन
और दूसरा स्वतंत्र लेखन। लिखित अनुकरण के भी दो प्रकार हैं। रूपरेखा लेखन में विद्यार्थी अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं। अक्षरों की आकृति, जैसे ये कमल है, अब इसको अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये आकृतियां बनाना सीखते हैं। कौन सीखते हैं? छात्र सीखते हैं। रूपरेखा उसकी तैयार करना, लेखन में रूपरेखा तैयार करना अक्षरों की। तो ये लिखित लिखित होगा मित्रों, तभी तो रूपरेखा तैयार होगी, लिखेंगे उसको अलग अलग डिजाइनों में। दूसरा है स्वतंत्र लेखन। इसमें अध्यापक है श्याम पट पर पूरा शब्द लिखता है और विद्यार्थी अपने अध्यापक का अनुकरण करते हैं और स्वयं भी उसी प्रकार से अक्षर को लिखते हैं। टीचर ने लिखा ए, इस प्रकार से लिखा, तो इसी प्रकार से विद्यार्थी भी उसको लिखने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्र लेखन, स्वयं उसी प्रकार के अक्षर लिखते हैं। यह मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर हेतु यानी छोटे बच्चों के लिए उपयोग में लाई जाती है स्वतंत्र लेखन। तो ये लिखित लेखन के दो प्रकार हैं, लिखित अनुकरण के, रूपरेखा और स्वतंत्र लेखन। और दूसरा इसमें है आपका उच्चारण अनुकरण। अनुकरण के दो प्रकार, दूसरा आपका उच्चारण अनुकरण। अध्यापक इसमें बोल बोल कर शब्दों का उच्चारण विद्यार्थियों को सिखाता है। अध्यापक बोलता रहता है जो भी शब्द हैं और उनका उच्चारण विद्यार्थियों को सिखाने का प्रयास करता है और बालक उच्चारण का अनुकरण कर उस शब्द को बोलना सीखते हैं। तो ये है उच्चारण अनुकरण। आराम से समझ में आ गया होगा कि अध्यापक पहले बोलेगा शब्दों को, उनका उच्चारण करेगा विद्यार्थियों के सामने और विद्यार्थी उन उच्चारणों का अनुकरण करते हुए उसी प्रकार से उन शब्दों को बोलने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में तीसरा है आपका रचना अनुकरण। इसमें देखिए क्या होता है। रचना अनुकरण द्वारा एक बालक भाषा शैली पर आधारित रचनाओं के बारे में लिखना सीखना है। इसमें विद्यार्थियों को अभ्यास करने हेतु कोई कविता लेख लिखने हेतु दिया जाता है। यह विधि केवल उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी है। तो देखिए रचना अनुकरण द्वारा एक बालक क्या करता है, भाषा शैली पर आधारित रचनाओं के बारे में लिखता है और उनके बारे में सीखता है। भाषा शैली, जैसे हिंदी भाषा तो हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के अनुसार लिखेंगे, संस्कृत है तो संस्कृत के अनुसार लिखेंगे। और इसमें विद्यार्थियों को अभ्यास कराने के लिए कोई कविता लेखन है या लिखने हेतु दिया जाता है कि किस इसको आप लिखिए, यह कविता है। छोटे विद्यार्थी तो इतने समर्थ नहीं होते हैं इसमें रचना करने में, अनेक प्रकार की रचना, तो रचना कौन करेंगे, उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी है। देखिए उच्च शब्द आ रहा है, चय आ रहा है इसमें, और रचना में भी क्या आ रहा है, चय आ रहा है। तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान में रखें। ये ही पूछते हैं कि रचना अनुकरण कौन सी कक्षाओं हेतु उपयोगी है, वहाँ पर उच्च कक्षाओं के नाम दे देंगे, प्राथमिक है, प्राथमिक उच्च है, तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी है। चौथा है मारिया मोंटेसरी विधि। देखिए मारिया मोंटेसरी इटली की एक चिकित्सक है तथा शिक्षा शास्त्री थे जिनके नाम से शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। तो ये शिक्षा शास्त्री थे मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी इटली के थे और साथ में चिकित्सक भी। यह पद्धति आज भी कई विद्यालयों में प्रचलित है मित्रों। यह 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। मारिया मोंटेसरी पद्धति किन बच्चों हेतु प्रयोग की जाती है, वहां पर ऑप्शन में आपको वर्ष दिए हुए मिल सकते हैं, तो ध्यान में रखेंगे 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति कौन सी है, मारिया मोंटेसरी। विकास किसने किया, डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में। कहां पर, रूस विश्वविद्यालय में। मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय पश्चात सामान्य बुद्धि के बालकों हेतु शिक्षा में उपयोग में लाई गई। तो ये जो प्रयोग है, उपयोग है, कहाँ पर किया गया, रूस विश्वविद्यालय में। जो मंद बुद्धि बालक हैं उन पर चिकित्सा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, और फिर धीरे धीरे सभी जगह ये शिक्षा पद्धति उपयोग में ली जाने लगी।
डॉक्टर मारिया का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और इसमें पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया था। मारिया मोंटेसरी के द्वारा उन्होंने शिक्षा का जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य, ये माना था कि सर्वांगीण विकास हो बच्चों का। पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया, वो देखें कौन कौन से हैं। इन 4 भागों में पाठ्यक्रम को बांटा गया। पहला था कर्मेंद्रिय शिक्षण, दूसरा ज्ञानेंद्रिय शिक्षण, और तीसरा भाषा, और चौथा आपका गणित। कर्मेंद्रिय किसको कहेंगे मित्रों? कर्मेंद्रिय किसको कहते हैं? देखिए मित्रों, रूप है, रस, गंध, स्पर्श है आपका, और सुख दुख है। सुख दुख है, इनका जिनके माध्यम से अनुभव किया जाता है वो आपकी कर्मेंद्रियां हैं। वो क्या हैं? कर्मेंद्रियां। अंगों की बात की जाए तो कौन से अंग काम में आते हैं कर्मेंद्रियों में? आपके हाथ हो गए, याद रखना है इनको, हाथ पैर हो गए, और कौन से होंगे? आपका मुंह हो गया, और मुंह के बाद में गुद्दा वाला पार्ट, गुद्दा, जहाँ से जो भी मल है उसको उत्सर्जित किया जाता है, वो गुद्दा वाला पार्ट। और एक आपका लिंग, और लिंग भी मादा और नर दोनों में अलग अलग होता है। मादा में योनि भाग और नर में पेनिस वाला भाग। तो ये आपकी कर्मेंद्रियां, इनका शिक्षण। और दूसरा दूसरा दे रखा है ज्ञानेंद्रिय शिक्षण। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही, 5 होती हैं मित्रों। कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी? आंख, कान, और दूसरा नाक। इनके अलावा सोचिए थोड़ा सा, जीभ हो जाएगी आपकी, और एक आपकी त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनके द्वारा, आंखों के द्वारा आप देख सकते हैं किसी वस्तु को, कान के द्वारा सुना जा सकता है, नाक के द्वारा सुगंध का ज्ञान होता है, श्वास लेने में भी मदद करती है आपकी, सुगंध का पता नाक के द्वारा, और जीभ के द्वारा स्वाद का, और त्वचा के द्वारा टेम्परेचर है आपका, तापमान है, उसका स्पर्श है, और भी अन्य होते हैं, लेकिन आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और कर्मेंद्रियों के नाम भी आपको ध्यान में होने चाहिए। इसके अलावा तीसरा पार्ट भाषा है, जिसकी भी जैसी भाषा है, हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, और चौथा आपका गणित। इन 4 भागों में पाठ्यक्रम को वर्गीकृत किया मारिया मोंटेसरी ने, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुकरण विधि की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं। यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। अनुकरण विधि क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, बालकों पर केंद्रित। यह विधि करके सीखने पर बल देती है, करके सीखने पर। तो यही पॉइंट पूछते हैं मित्रों, यही लिखे गए हैं जो मुख्य हैं। यह विधि मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं वो अनुकरण करते हैं ज़्यादा। विद्यार्थियों हेतु उपयोगी है करके सीखने पर। जैसे करके सीखना, टीचर ने लिख दिया ए, तो विद्यार्थी भी उसको करके सीखेगा, उसको लिखेगा, बार बार लिखेगा। ए शुरुआत में टूटा फूटा ऐसे जैसे भी उसको लिखना आता है इस प्रकार से लिखेगा, और फिर जैसा टीचर ने लिखा है बार बार अनुकरण करते हुए स्पष्ट तौर पर उसको लिख पाएगा। तो ये छोटे बच्चों के लिए है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालक को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाकर सही अर्थ में स्वतंत्र बनाना है। तो आत्मनिर्भर तो बनेगा ही मित्रों, वह स्वयं प्रैक्टिस करेगा, स्वयं अभ्यास करेगा, और उसी को आत्मनिर्भर बोलते हैं। किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा। इसमें बालक की जो भी आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार इसका पाठ्यक्रम अधूरा है। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास हेतु भी उचित साधन नहीं है। इससे बालक के शारीरिक मानसिक विकास, इसके लिए जो भी उचित साधन है वो नहीं है, और पाठ्यक्रम भी क्या है? अधूरा है। बुनियादी शिक्षा में अनुकरण विधि का ही उपयोग किया जाता है। बालक के जो उच्चारण हेतु यह विधि उपयोगी है। उच्चारण हेतु कौन सी विधि उपयोगी है? तो अनुकरण विधि। अनुकरण,
इसी में आगे दे रखा है जेकटोट विधि। जेकटोट विधि देखिए किसको कहते हैं। अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण कर बालक शब्द लिखना एवं अभ्यास करना सीखता है और यह विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। अध्यापक द्वारा जो भी लिखे गए शब्द हैं उनका अनुकरण करता है बालक और फिर शब्द लिखना और अभ्यास करना धीरे धीरे सीख जाता है। यह विधि आपकी प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। जेकटोट विधि याद रखेंगे इसको। इसके बाद में दे रखा है पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि में इस विधि में विद्यार्थी ए का निर्माण खंड खंड करके सीखता है, टुकड़ों में सीखता है। पेस्टोलॉजी विधि में जो भी विद्यार्थी है, शुरुआती क्लासों की बात करें, प्राथमिक विद्यालयों की, तो वहाँ पर यह विधि उपयोगी है, पेस्टोलॉजी विधि। ध्यान रखेंगे इसको। खंड खंड करके अक्षरों को या वर्णों को किस विधि के द्वारा सीखते हैं, तो पेस्टोलॉजी विधि होगी आपकी छोटे विद्यार्थियों के लिए। अनुकरण विधि के बाद में आपकी दूसरी आती है मित्रों प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड। ये देखिए, प्रत्यक्ष विधि को सुगम पद्धति, सम्राट विधि, प्राकृतिक विधि, निर्बाध विधि, इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी याद रखेंगे, प्रत्यक्ष विधि के ही नाम है। चाहे सुगम पद्धति बोलें, सम्राट विधि बोलें, प्राकृतिक विधि बोलें या फिर निर्बाध विधि कहें, तो ये कौन सी आपकी प्रत्यक्ष विधि। देखिए क्या है इसमें। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के, यानी बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है और भाषा सिखाई जाती है। बिना व्याकरण के कौन सी विधि में नियमों का ज्ञान करवाया जाता है और भाषा सिखाई जाती है, तो प्रत्यक्ष विधि में भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है, सिर्फ भाषा के माध्यम से। यहाँ पर व्याकरण बिल्कुल भी काम में नहीं ली जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए, मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। टीचर बोलता रहता है, आपका अध्यापक सामने बोलेगा, आप उसकी पकड़ करेंगे। ये तो हो गया मौखिक। और लिखित अक्षरों को इस प्रकार से लिख रहा है वो और आप उसका अनुकरण कर रहे हैं। प्रत्यक्ष यानी सामने, आपके एकदम बिल्कुल सामने लिख रहा है अध्यापक और आप उन्हीं अक्षरों को पकड़ रहे हैं। तो लिखित अभ्यास करवाया जाएगा, आपसे बुलवाया जाएगा बार बार और सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपकी जो घरेलू भाषा है उसका उपयोग नहीं करते हैं। जो भी भाषा सिखानी है सीधी बोल के या लिख के सिखाई जाती है। इस विधि का निर्माण व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने हेतु किया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि, ये भी आगे पढ़ेंगे, बताएंगे आपको क्या होती है। इस विधि को वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। वार्तालाप के माध्यम से, जरिया यही है, सिर्फ व्याकरण इसमें काम में नहीं ली जाती है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। प्रत्यक्ष विधि में सर्वे दर्शय सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सर्वे दर्शय यानी सुन करके और देख करके। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। छोटे बच्चे सामने किसी चीज को देख लेते हैं तो भूलते नहीं है, उसको याद कर लेते हैं। तो इसलिए प्रत्यक्ष विधि छोटे विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए। इस विधि में प्रत्यक्ष से अर्थ कार्य करके दिखाना से है, यानी सामने दिखाना। कोई भी वस्तु, जैसे ये कोई बकरी है, उसका डायग्राम उसको दिखा दिया सामने, या बकरी को ही दिखा दिया कि ये बकरी है, तो बच्चा उसको पकड़ कर लेगा उस चीज़ को कि ये वास्तव में यही है। और जब भी उसके सामने ये आएगी तो फिर अपने आप ही बताएगा बच्चा कि ये वह वस्तु है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में 1901 में फ्रांस में किया गया था। तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी विधि का? प्रत्यक्ष विधि का। कब किया गया? 1901 में। कहाँ पर? फ्रांस में। और भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी भाषा। इतने क्वेश्चन बनते हैं, देखिए। इस विधि में व्याकरण का ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है।
अब व्याकरण के शब्द भी होते हैं, उसके नियम भी होते हैं, लेकिन उनकी जो जानकारी है वो बच्चों को नहीं दी जाती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उनका ज्ञान दिया जाता है। या फिर विद्यार्थियों को स्वयं स्वयं पूर्व ज्ञान से नियमों का अनुमान लगाना होता है। यह विधि मौखिक अभ्यास है, मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर देती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मौखिक अभ्यास पर कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो आपकी प्रत्यक्ष विधि। और मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बालक दूसरी भाषा का ज्ञान अनुकरण द्वारा एवं पृथक भाषा की तरह ही सीखे। तो ये है दूसरी भाषा का ज्ञान अनुकरण द्वारा, जैसा बोला गया उसी का अनुकरण किया। पृथक भाषा यानी दूसरी भाषा के तौर पर। अब उसकी बच्चे की घरेलू भाषा अलग होती है और अन्य कई प्रकार की भाषाएं हैं, तो उसको प्रत्यक्ष तौर पर सिखाया जाता है। इस विधि में वाक्य को इकाई माना जाता है। वाक्य को क्या मानते हैं? एक इकाई, जिसमें विद्यार्थी व शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। यह नवीन भाषा को सिखाने का माध्यम होती है। तो ये जो ऊपर लिखी हुई बातें हैं वही हैं, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। कौन सी में? प्रत्यक्ष विधि में। ये इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सक्रिय नवीन भाषा को सीखने में। प्रत्यक्ष विधि में व्यवहारिक पक्ष पहले और सैद्धांतिक पक्ष बाद में आयोजित होता है। व्यवहारिक पक्ष यानी व्यवहार की जो बातें हैं उनसे पहले रूबरू करवाया जाता है इसमें, और उसके बाद में जो भी सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनको बताया जाता है। इसके अलावा इस विधि में आगमन व निगमन विधि ये काम में ली जाती है। ये भी आपको पढ़ा देंगे आगे, आगमन व निगमन विधि। दोष देखिए अब प्रत्यक्ष विधि के दोष क्या हैं। इस विधि में अधिक से अधिक सुनने व बोलने पर बल दिया जाता है, किंतु लेखन और वाचन की अवहेलना की जाती है। ना लेखन का काम है और ना ही वाचन यानी बोलने का काम है, सिर्फ सुनना है। वाचन यानी पढ़ना और लेखन लिखना, सिर्फ सुनने और बोलने पर बल दिया जाता है। छात्रों को शब्दावली का बहुत ही सीमित ज्ञान हो पाता है। इसके कारण शब्दावली का कोई ज्ञान नहीं है। जैसे भी ये लिखा हुआ है तो ये लिख दिया है, बल्कि शब्दों के ना उनको अर्थ बताए जाते हैं। जैसा भी है उनके सामने उसको पढ़ के छोड़ दिया जाता है और उसी को वो ग्रहण कर लेते हैं। इसे मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मित्रों शुरुआत है, तो सिर्फ 2 ही विधियां लिए हैं। कल शायद जितनी भी विधियां हैं उनको पूरा करवा देंगे। साथ में 20-25 विधियां हैं कुल मिला के, तो सारी एक एक करके पढ़ने वाले हैं। रोज इनको आप पढ़ते रहें मित्रों, जितना पढ़ेंगे उतनी ही याद रहेंगे। जो जो मुख्य पॉइंट हैं अंडरलाइन किए हैं मैंने, गहराई पूर्वक आपको बताया है, वो इम्पोर्टेंट हैं। तो उनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं आप। आज का जो टॉपिक है वो आपको पसंद आए तो लाइक करना मित्रों। लाइक बहुत कम करते हैं, देखते बहुत ज़्यादा है, देखते काफ़ी हैं, सभी को पता है, लेकिन लाइक करना शायद भूल जाते होंगे लास्ट में। तो इसलिए लाइक ज़रूर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। अपने मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।